न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर पेंशनरों ने किया प्रदर्शन। रक्षा मंत्री से मिले ईपीएफ पेंशनर, पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृत कराने का किया। रक्षा मंत्री से मिले ईपीएफ पेंशनर, पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृत कराने का किया आग्रह। ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी न हुई तो पेंशनर करेंगे चुनाव बहिष्कार। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को गोमती नगर स्थित ईपीएफओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इससे पहले सुबह ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक में पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव स्वीकृत कराने का आग्रह किया। ईपीएफओ कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केएस तिवारी व राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर ने कहा कि पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार है, लेकिन श्रम मंत्री द्वारा अनुमोदन न किए जाने से यह मामला अधर में लटका है। उन्होंने चुनाव आचार संहिता लगने से पहले इसे घोषित किए जाने की मांग की। प्रांतीय महामंत्री राजशेखर नागर ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये के साथ ही महंगाई भत्ता, पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार सभी को समान रूप से उच्च पेंशन का लाभ दिए जाने की मांग की। प्रदर्शन में रोडवेज, आवश्यक वस्तु निगम, अपट्रान, पीसीएफ, एचएल, एफसीआई, एग्रो, चीनी निगम, आईटीआई के पेंशनर शामिल रहे। ईपीएस 95 पेंशन 1,000 रुपये में कट रही बुजुर्गों की जिंदगी, सरकार गरीब मानने को तैयार नहीं। कलयुग में न दुआ का असर दिखाई देता, न बद्दुआ का। कुछ बचा रह जाता है तो सिर्फ इतना कि ये सब किस्मत का खेल है। सूचना जी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर एक और पेंशनर्स के मन की बात पढ़िए। 1,000 रुपये में पेंशनर्स की जिंदगी कट रही है। 7,500 रुपये पेंशन करने की मांग लगातार की जा रही है। सरकार और ईपीएफओ की घेराबंदी हो रही है, लेकिन पेंशन भोगियों को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। इसी बीच पेंशनर्स अनिल कुमार नमदेव ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। लिखा 957,500 न्यूनतम पेंशन पर आज शायद कुछ सकारात्मक विचार सुनने को मिल जाए। वैसे देखा जाए तो संभावनाओं में तो हम अभी भी आशा और निराशा में झूल रहे हैं। पेंशनरों की कोशिशों में तो कोई कमी दिखाई नहीं देती। बस सरकार की इच्छा शक्ति पर सब कुछ निर्भर है। गरीबों की सरकार है। पता नहीं सरकार ईपीएस 95 के उन लोगों को कब गरीब मानने को तैयार होगी जिन्हें दो बुजुर्गों के जीवन यापन के लिए महज रुपए 1,000 के नीचे से लेकर 2,500 की पेंशन मिलने को पर्याप्त समझे बैठी है। उससे से बेहतर वो योजनाएं हैं जिन्हें बिना किसी योगदान के बुजुर्गवार लोगों को कहीं 1,000 तो कहीं 3,000 तक देकर दरियादिली दिखाई गई है। पेंशन के सच्चे अधिकारी तो देश में हमारे जनप्रतिनिधि ही हैं, जिन्हें बिन मांगे मोती मिले और हमें मांगे मिले न भीख। कितना किसी को कोसेंगे, कितना किसको बद्दुआएं दोगे। कलयुग में न दुआ का असर दिखाई देता, न बद्दुआ का। कुछ बचा रह जाता है तो सिर्फ इतना कि ये सब किस्मत का खेल है। पेंशन अब अधिकार की बात नहीं, किस्मत की बात बन चुकी है। आगे क्या कहा जाए। ईपीएस 95 योजना, न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर पेंशन भोगी करेंगे विरोध प्रदर्शन। पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने, पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ईपीएस 95 योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशन भोगी गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रैली करेंगे। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी ने बुधवार को बयान में कहा कि वह अपनी मांगों के समर्थन में 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली करेगी।
न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में इस रैली में देश भर के 50,000 पेंशन भोगी शामिल होंगे। पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने, पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये महीना है। बयान के अनुसार इस रैली के बाद पेंशन भोगी 8 दिसंबर से जंतर मंतर पर आमरण अनशन करेंगे। समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, सेवानिवृत्त, ने कहा, हम अपनी मांगों के समर्थन में 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली करेंगे। यह हमारा अंतिम चेतावनी है। अगर हमारी मांगें नहीं मांगी गई तो हम आमरण अनशन करेंगे। बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार के किसी निर्णय पर पहुंचने तक अध्यक्ष राउत, महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत और मुख्य सलाहकार PN पाटिल अनशन में शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि EPS कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का योगदान करती है। राउत का दावा है, 30 साल काम करने और EPS आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम राशि मिल रही है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिजनों का गुजर बसर करना कठिन है। EPS से आपको कितनी मिलेगी पेंशन? जानिए कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़ी जरूरी जानकारियां। यदि आपको EPF और EPS के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है या फिर आप इन दोनों के बीच का अंतर नहीं जानते तो आज हम आपको इससे जुड़ी जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या है EPS? कर्मचारी पेंशन योजना EPS एक रिटायरमेंट स्कीम है। इसको EPFO द्वारा मैनेज किया जाता है। इस योजना से संगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा मिलता है। बता दें कि जो कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिसने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। ऐसा जरूरी नहीं कि ये नौकरी अपने लगातार ही की हो। बता दें कि EPS को 1995 में लॉन्च किया गया था। इस योजना में मौजूदा और नए EPF सदस्य भी शामिल हो सकते थे। नियोक्ता कंपनी और कर्मचारी दोनों ही EPF फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12% का समान योगदान करते हैं। बता दें कि कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा EPF में जाता है और नियोक्ता कंपनी के शेयर का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना EPS में और 3.67% हर महीने EPF में जाता है। जानिए योग्यता शर्तों के बारे में। कर्मचारी पेंशन योजना EPS के तहत लाभ प्राप्त करने से जुड़ी शर्तों के बारे में जानिए निम्नलिखित जानकारियां। आपको EPFO के सदस्य होना अनिवार्य है। आपने 10 वर्ष तक नौकरी की हो, आपकी उम्र 58 साल हो। बता दें कि आप 50 वर्ष की आयु होने पर EPS से पैसे निकालना शुरू कर सकते हैं। साथ ही आप 2 साल 60 साल की उम्र तक के लिए अपनी पेंशन को रोक भी सकते हैं, जिसके बाद आपको हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलने लगेगी। जानिए EPS के तहत कैसे करें पेंशन को कैलकुलेट। सदस्य अपनी की मासिक पेंशन राशि की कैलकुलेशन नीचे दिए गए फॉर्मूला के अनुसार कर सकते हैं। कर्मचारी का मासिक वेतन पेंशन योग्य वेतन x पेंशन योग्य सेवा 70 EPS पेंशन योजनाओं के प्रकार। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं। नीचे दी गई पेंशन के प्रकारों से EPF ग्राहक के परिवार के सदस्य को आय प्रदान की सुविधा मिलती है। 1. विधवा पेंशन EPS विडो पेंशन, विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन
ईपीएस विडो पेंशन योग्य सदस्य की विधवा स्त्री के लिए प्रदान की जाती है। बता दें कि विधवा की मृत्यु या उसके पुनर्विवाह तक इस पेंशन से मिलने वाली राशि का लाभ ले सकती हैं। मासिक वृद्धा पेंशन राशि ईपीएस 1995 की टेबल पर निर्भर करती है। बता दें कि न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 1000 रु कर दी गई है। साथ ही मासिक पेंशन योग्य सैलरी को 15,000 रु तक बढ़ा दिया गया है। 2. अनाथ पेंशन सदस्य की मृत्यु होने पर और उसकी कोई जीवित विधवा नहीं होने पर उसके बच्चे को मासिक विधवा पेंशन के मूल्य की 75% राशि मासिक अनाथ पेंशन ईपीएस ऑर्फन पेंशन के रूप में दी जाती है। यह सुविधा बड़े से छोटे क्रम में 2 जीवित बच्चों के लिए ही होगा। 3. बाल पेंशन सदस्य की मृत्यु हो जाने पर परिवार में जीवित बच्चों के लिए मासिक बाल पेंशन ईपीएस चाइल्ड पेंशन दी जाती है। इस पेंशन को बच्चे के 25 वर्ष तक पूरे होने तक दिया जाता है। ऐसे केरें अपने ईपीएस अकाउंट का बैलेंस चेक सदस्य अपने ईपीएस खाते का बैलेंस ईपीएफ पासबुक के जरिए जान सकते हैं। साथ ही आप ईपीएफ पासबुक पोर्टल पर भी अपना यूएएन और पासवर्ड का डालकर अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद पासबुक डाउनलोड भी कर सकते हैं।